हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग अपनी पॉलिटी की 7th ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो अब थ्योरी पोर्शन चलेगा। तो जैसा कि आपको पता है 6 तक हम लोगों ने अपना डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया अपनी पॉलिटी के सेक्शन में, तो वो आप एक बार मैं जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ। हमने पहले पार्ट 1 से 22 तक का ट्रिक पढ़ा पहले। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 1 से 151 तक के सारे आर्टिकल पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो आर्टिकल 1 से 51 1 से 151 तक में जो जो सेक्शन या एक तरह से बोल सकते हैं कि हम क्वेश्चन कर लिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से सुनना, अगर कहानी की तरह सुनते गए तो बहुत प्रॉफिट में जाओगे, याद रखना इस बात को मेरी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो पहले याद रखना, केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लेकिन बाद में इसमें सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के नाम से रखा गया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 यूनियन उसमें बनाए गए थे, याद रखना। ठीक है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1953 फजल आयोग से। उसके बाद इंडिया के संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन चीज नहीं प्रेजेंट है? धार्मिक न्याय, मतलब धर्म के आधार, धर्म के बेसिस पर कोई न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? मतलब जो निर्माता हैं वो किससे बंधे हुए? तो उद्देशिका के थ्रू। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का उल्लेख किन नामों से है? तो भारत तथा इंडिया। भाषा बेस्ड राज्य का गठन 1956 में हुआ था और सबसे पहला बना था आंध्र प्रदेश, याद है ना? वहीं के लोग तो थे जो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। कौन सा शब्द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? तो याद रखना, वो ऐड हुआ था आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की प्रस्तावना में। संविधान की आत्मा क्या है? उसकी उद्देशिका। ठीक है। जनरली ऑल पीपल। ठीक है। और बट अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कौन है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार है ना, जिसमें सेंटर अपना सुप्रीम कोर्ट अपना रिट जारी करेगा। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति प्रतिषेध परमेश्वर, परमादेश बंदी पति परमेश्वर उसका उसका अधिकार, उत्प्रेक्षता और अधिकार प्रेक्षा। अब हम लोग आगे देखते हैं अपना क्या। तो हम लोग देखेंगे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में है। उसके बाद हमारा है कि संविधान की आत्मा वाला हो गया। उसके बाद है कि मॉम अगर इंडियन है एंड सन विदेश में जन्म तो वो इंडियन होगा। नागरिक संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में फंडामेंटल राइट की मांग की थी एंड फंडामेंटल राइट का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा एवं संबंधी का अधिकार 29 से 30 और आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था वो खत्म हो गया। 32 है संवैधानिक उपचार। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये किसके थ्रू दिया जाता है? तो ये आर्टिकल 18 के थ्रू दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रेस में बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में ही है।
आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सभी गवर्नमेंट का दायित्व देश में क्लीन एनर्जी, क्लीन एयर, वाटर क्लीन। सो गवर्नमेंट पास इन 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 एंड इसका हेड ऑफिस दिल्ली एंड सब पार्ट इसका भोपाल, पुणे, कोलकाता। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, तो इसका हेड ऑफिस हमारा चेन्नई है और भी मतलब भोपाल है, और देश के पर्यावरण का पूरा उत्तरदायित्व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण करता है। आर्टिकल 41 इसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जनता को योजना चलाती है, जैसे एग्जांपल अन्नपूर्णा योजना, कोई भी आदमी अगर नेता के पद पर है तो उसे लाभप्रद पर नहीं काउंट करते। आर्टिकल 61 से प्रेसिडेंट पर महाभियोग 1/4 और 2/3 और 14, एक बार प्रेसिडेंट क्षमादान मना तो नेवर अगेन अप्लाई। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले सोवियत संघ के राजदूत थे। सबसे पहले पीएम डॉक्टर पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह, फिर मेरे मोदी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना कि ये पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, मतलब पॉलिटी में से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कैसे, क्यों और कब आया, मतलब पॉलिटी चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का रोड मैप क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड को 4 लाख पाउंड हमेशा देती थी, और जो भी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंग्लैंड बनाता था वो चार्टर एक्ट कहलाता था इंडिया में। और जो भी रूल इंग्लैंड जब यहाँ पर राजा था, यहाँ पर राज करता था, तो जो रूल इंडिया के लिए बनाता था उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड जो थे, इसने जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास, बंगाल, बम्बई पर शासन अच्छा था, तो इंग्लैंड के किंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो मतलब सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी। और ये कब आया था? 1773 में, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें था हमारा कि अगर कभी भी ये बम्बई और मद्रास गवर्नमेंट ये बंगाल के गवर्नर को अपना सारी चीज़ बताएंगी, और बंगाल का गवर्नर अपना जाके वहाँ बताएगा, क्योंकि बंगाल समुद्र से लगा हुआ था। तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर किसको बताएंगे? बंगाल की गवर्नर को। तो मतलब हेड यहाँ पर किसको बनाया गया था? बंगाल की गवर्नर को। ठीक है, तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट इन्होंने सिचुएट किया था। ठीक है, और जिसमें से 1+3 एक हेड थे जो सर एलिजा एमपी, और उसमें से 3 और थे जो जिनका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। ठीक है, तो बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बाकी मद्रास और महाराष्ट्र, मद्रास और बम्बई, इनको गवर्नर, तो ये गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, हमने आपको इसके बारे में बताया। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया था 1784 में। कब आया था भैया? 1784 में। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। कहाँ आया था? इंडिया में। कौन दिया था? इंग्लैंड। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? इंडिया को कैसे रूल करना है। इसमें 2 मंडल को बना दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, एक नियंत्रक मंडल, एक निर्देशक मंडल। नियंत्रक मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और निर्देशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कंट्रोलर का मतलब ये था, कंट्रोलर ये मंडल का काम ये था कि राजनैतिक मामले में इंग्लैंड से बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, मतलब इनका ये काम था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये था। ठीक है, और निर्देशक मंडल वालों का था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मतलब ये फाइट वेट करने का, व्यापार करने का। क्यों? तो राजनीतिक का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और निर्देशक का मतलब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है,
तो भाई 1786 का चार्टर एक्ट। अब देखो पहला क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, कब आया था 1773 में। फिर उसके बाद क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर उसके बाद जस्ट 2 साल बाद ही 1786 में चार्टर एक्ट आया था। यहाँ पर ऐसा हुआ कि गवर्नर की कोई ताकत नहीं रह गई थी, ज़्यादातर वही जो उनके साथ के रहते तो मेजोरिटी रहते। तो 1786 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट में गवर्नर को वीटो मिला था। 1813 में फिर आया चार्टर एक्ट, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया। वो केवल चाय और चीनी का बिजनेस भारत और चाइना से करेंगे, बाकी और सब बिजनेस कोई भी कर सकता है। विदेशी कंपनी कम इन, और यहाँ पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और ईसाई धर्म को बढ़ाने का काम करने लगे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि बंगाल को हेड बनाया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कि कंट्रोलर एंड डायरेक्टर, राजनीतिक और आपका न्याय को रखा। फिर 1786 में आपका है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ने क्या किया कि गवर्नर जनरल को वीटो दे दिया। फिर 18th सेंचुरी में 1813 में, किसमें, 1813 में, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1786 में। तो 1773, 1784, 1786, फिर उसके बाद 1813 में आया था चार्टर एक्ट, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर किया गया। उसका चाय और चीन पर केवल बिजनेस करने की शक्ति थी। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का इंतजाम किया गया और ईसाई धर्म को बढ़ाने की यहाँ पर छूट मिली। समझ में आया। आगे देखें तो 1833 चार्टर एक्ट अगला आया। तो फिर से एक बार जल्दी से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 में आपका आया। तो यार हम लोगों ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसने हेड बना दिया था बंगाल को गवर्नर जनरल, और सुप्रीम कोर्ट बना था। गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था, सुप्रीम कोर्ट बना था। उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था, कंट्रोलर डायरेक्टर। फिर 1786 में आपका चार्टर एक्ट आया था, गवर्नर को वीटो। फिर 1830 में अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी कमजोर। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एकाधिकार हर जगह से खत्म। विधि या कानूनी सदस्य की चीजें होने लगी, एकीकृत शासन होने लगा। ठीक है, यहाँ पर बंगाल को गवर्नर जनरल हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब, 1833 में। तो 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853, 1853 में ही विधि आयोग नौकरी की प्रतियोगिता डलहौजी जमीन हड़पनी थी, तभी तो 1856 में क्रांति हुई थी। तो फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिस पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ये कंट्रोलर डायरेक्टर वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पर जो इंग्लैंड के राजा थे वो मालिक हो गए, और उनकी तरफ से गवर्नर जनरल यहाँ पूरे देश का बना था। ठीक है, अभी हम लोगों ने यही देखा था कि 1833 में ये चीज़ हुआ था। 1861 में फिर पोर्टफोलियो विभागीय मंत्रालय, आईपीसी, हाई कोर्ट, ये सब आया। और 1892 में बजट के बारे में बताया गया कि देश में क्या खर्चा, कैसे क्या होगा। फिर मतदान का सिस्टम डाला गया, और तभी यहाँ पर 1909 में फूट डालने के लिए मार्ले मिंटो ने रूल लाया, मुस्लिम पृथक चुनाव, जिससे और भारत में शासन कर सके। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात किया गया कि मतलब मुस्लिम एरिया में केवल मुस्लिम खड़े होंगे। किस अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं, तो मार्ले मिंटो अधिनियम को। किसको, मार्ले मिंटो अधिनियम को। ठीक है, मार्ले तो राज सचिव था और मिंटो क्या था, वायसराय। ठीक है, और 1919 में अधिनियम में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसमें फीमेल के वोट का अधिकार। मोंटेग्यू क्या था, राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय। प्रांत द्वैध शासन ला दिया, केंद्र सरकार कंप्लीटली अंग्रेज को देखेगी, द्वैध प्रांत में अंग्रेज और भारतीय दोनों रहे। अगला आया था 1927 में साइमन कमीशन,
जिसको गो बैक कहा गया था। और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, ये प्रांत पूरा इंडियन को दे दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन हो गया 1935 के अधिनियम में। और 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान हुआ था। ठीक है, म्यांमार को अलग कर दिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1 to 8 पार्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 85%। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1 to 8 पार्ट है वो 85% है, और 1935 भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया ये सब। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला भी कहा गया है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कार्बन कॉपी भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू ही है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, इसलिए वो भागे यहाँ से। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन काल, के फॉर क्रिप्स, ए फॉर अलेक्जेंडर, एल फॉर लॉरेंस ने लाया था। इसने अंतरिम सरकार की गठन की योजना को दिया था। 1946 से 1951 तक यही शासन किया है। संविधान सभा का गठन याद रखना, 1773, 1784, फिर 86, फिर 1813, फिर 20 साल का 1833, 1853, फिर 1858, और फिर उसके बाद 1861, 1892, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1946। तो 1858 में भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एकदम एक ताकत खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म, राजा यहाँ पर क्राउन शासन करेंगे। भारत का गवर्नर जनरल किस में चेंज हो गया था तब? वायसराय में। जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया? वायसराय। और वायसराय क्या होता था? राजा का चमचा। ठीक है, और भारत की रानी 1876 में पद में दिया गया। ठीक है, भारत के लिए 1876 में आई थी। इसका काम अच्छा है बुरा नज़र रखना, बाय ब्रिटेन राज सचिव मंत्री। ठीक है, वायसराय का काम। 1861 में भारत शासन अधिनियम आया, पोर्टफोलियो विभागीय मंत्रालय, आईपीसी, हाईकोर्ट, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सती प्रथा अंत, ये सब कब हुआ था? 1861 में। 1873 ईस्वी अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी समय उसकी सारी ताकत हटा दी गई, और 1 जनवरी 1884 ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंद कर दिया गया। 1786 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम, गवर्नर जनरल को 6th मेंबर राजा से रानी को शासन मिला, विक्टोरिया थी उस समय पर। तो कब मिला था शासन? 1876 में। प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन और प्रांत में केवल इंडियन। ठीक है, तो आपका याद रखना, सबसे पहले अखिल भारतीय संघ में 11 प्रांत, 6 चीफ स्टेट थे। संघीय कोर्ट 5th में, ब्रिटिश संसद सर्वोच्चता, फिर 6th में भारतीय परिषद अंत, फिर सांप्रदायिकता निर्वाचन, फिर 8th में नो प्रस्तावना, और 9th में वर्मा को अलग कर दिया, 10th में आरबीआई सिचुएट किया, और 11th में लगभग 10% मत दे। मेन पॉइंट ऑफ 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में इतने ही पॉइंट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग 1935 में जो आया था। आगे क्या है कि मेन पार्ट ऑफ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तावित किया गया था 1947 में। 18 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसमें 20 धाराएं आर्टिकल थी। 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं भी 20 आर्टिकल थी। कितनी थी? 20 आर्टिकल थी। तो भाई हमने देखा कि 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये कब आई थी? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया वहाँ पर, और इसमें 20 धाराएं थी। लेकिन याद रखना ये आई थी जब तो ये 2 अधिराज्य, मतलब भारत को 2 पार्ट में तोड़ने के लिए आई थी। कई पार्ट में तोड़ने के, बट वो तो वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत रंग लाई कि कुछ नहीं हुआ। टोटल 555 को ने मिला लिया, 225। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान, और कहा गया कि जो भारत को स्वतंत्र करेंगे तो वो देंगे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। ठीक है, दोनों जगह एक एक गवर्नर जनरल होंगे, और इसे सेलेक्ट करेंगे उन्हीं की मंत्रिमंडल। संविधान तथा विधानमंडल के रूप में काम करेगी। संविधान
सभा जो है वो विधानमंडल के रूप में, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगी वही अभी तक के लिए विधानमंडल का काम करेगी जब तक संविधान न बन जाए। मतलब वहीं पर सारी देश की रूल बनेगी। भारत मंत्री पद खत्म हो गया। टिल 26 जनवरी 1950 आल शासन 1935 अधिनियम के थ्रू ही चला था। देसी रियासत को हटा दिया गया। पाकिस्तान, इंडिया, सेल्फ ओन कंट्री ऐसा कुछ दिया गया था देसी रियासत को। तो सिलहट पहले इन इंडिया बट वहाँ पीपल वोट फॉर पाकिस्तान। सिलहट इंडिया में रहना चाहता था लेकिन वहाँ के लोग पाकिस्तान में चले जाना चाहते थे, इसलिए वो अलग हो गया। जब 1946 में कैबिनेट कमीशन आया तो ब्रिटिश ने कहा था कि अंतिम गवर्नमेंट बना लो, वी वांट टू गो फ्रॉम इंडिया। तब इंडिया के लीडर अंतरिम गवर्नमेंट बनाए। क्या बनाए? अंतरिम गवर्नमेंट बना लिए। ठीक है। और जब अंतरिम गवर्नमेंट बना लिए तो उसमें पीएम कौन थे? पंडित नेहरू। कब से कब तक के लिए अंतरिम गवर्नमेंट बननी थी? 1946 से, क्योंकि 1946 में तो वो आए थे। मतलब आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि आपका ये 1947 का अधिनियम जो आया था वो 1946 से खाका तैयार होने लगा था कि हमको भारत को छोड़ना है, क्योंकि बैंड बजा के रखे हमारी। तो ये 16 मार्च 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने लॉन्च कर दिया। किस गधे ने? जिन्ना ने। होम मिनिस्टर कौन थे उस समय पर? पटेल जी। ठीक है। किस में? अंतरिम सरकार में। संविधान सभा 10 लाख पर एक आदमी का चुनाव के थ्रू बनी थी। तो उस समय पहले 389 सदस्य थे जिसमें से 15 फीमेल थी। लेकिन जब भारत टूट गया तो उसमें 299 मेंबर बचे। ठीक है। फाइनली एक ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो 284 सदस्य, जिसमें 8 फीमेल ने साइन किया। तो संविधान सभा में कुछ समितियां थी। ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बन गया, मतलब ये बैठे भीमराव अम्बेडकर बना दिया अकेले ही। समिति थी, सबका अपना काम था। वो काम अपना अपना करके ले जाते थे वहाँ, उसको संकलित किया करते थे केवल, और देखते थे केवल। कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है भाई। जो मैंने कहा कि समिति थी, तो कौन कौन समिति थी? संघ समिति, राज्य समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति। इतनी समितियां थी तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो संघ समिति और राज्य समिति के एचओडी थे जवाहरलाल नेहरू, और कार्य संचालन समिति और झंडा समिति, कार्य संचालन समिति के हेड थे के.एन. मुंशी, झंडा समिति के हेड थे जे.बी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार के समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और प्रारूप समिति के पहले कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, और दूसरे याद रखना सबसे टॉप पर प्रारूप समिति मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा क्या क्या लिखना है अरेंज करते थे, वो बी.आर. अम्बेडकर उस प्रारूप समिति के हेड थे। ठीक है। और इनको कौन सिचुएट किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको बनाया था। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कि हम अब भारत आज़ाद है। मतलब दिसंबर 1929 में बोला जनवरी के 4th संडे को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, इसीलिए 26 जनवरी पड़ा था। तो फर्स्ट तो बी.आर. अम्बेडकर, उसके बाद AAMMSKH, AMSKH। तो ए मतलब एंगर, ए मतलब अय्यर, एम मतलब मुंशी, एम मतलब मित्रा, एस मतलब सादुल्ला, केस मतलब खेतान। तो प्रेम नारायण रायजादा ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई, उस समय भारतीय संविधान के विधानसभा के हेड बने थे, और मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अस्थाई बने थे। क्या प्रेसिडेंट बोलो या गवर्नर बोलो। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बना दिया गया था, स्थायी सदस्य बना दिया जो हेड करेंगे। बी.एन. राव उस समय म्यांमार का संविधान, और ये सलाह देते थे बी.आर. अम्बेडकर को। तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा हेड थे। फिर 11 दिसंबर, वो अस्थायी थे क्योंकि ये थे। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य, स्थायी एचओडी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है ये बताया, और फिर अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन बताना शुरू किए थे कि 26 नवंबर 1949 में
फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिवस, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 मनाते, क्योंकि इस दिन क्वेश्चन बन गया था। 24 जनवरी 1950, भाई 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग अंतिम बैठक, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। अब इसी के जस्ट आगे से हम लोग संविधान का विदेशी स्रोत देखेंगे, फिर संविधान की बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब मिलते हैं पॉलिटी की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।